तो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10th का ये टॉपिक है, चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक मतलब घात एक होना चाहिए, समीकरण मतलब बराबर रहना चाहिए, है ना। तो जैसे कि मैंने लिख रहा हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो है ए बी सी कोई नंबर है, कांस्टेंट है ना, उसको कहते हैं अचर। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अचर। ए जो है, बी जो और सी जो है अचर है, इसका मान एकदम फिक्स है। जैसे कि ए बराबर 4 हो सकता है, बी बराबर 6 हो सकता है, या 5/2 हो सकता है, फिक्स है। लेकिन एक्स वाई जो है यहाँ पर अचर है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू बदलते रहेगा। एक्स बराबर 1 भी हो सकता है, एक्स बराबर 2 भी हो सकता है। इस तरह से मतलब कि वैरी करेगा, अलग अलग मान ले सकता है। और जिसमें बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और एक्स का देखो पावर एक है, घात एक है। जब घात एक रहता है तो उसको रैखिक कहते हैं, रैखिक, है ना। और बराबर जब रहेगा तो समीकरण करेंगे। तो और दो चर है, मतलब एगो एक्स है एगो वाई है, तो दो चर है, दोनों का घात क्या है, एक है, इसलिए घात का मतलब एक रैखिक हो गया, बराबर मतलब समीकरण हो गया। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, इस तरह के फॉर्मेट में के रूप का समीकरण, के रूप का जो भी समीकरण था वो रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या है, रैखिक समीकरण का रूप, के रूप का समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है, दो चर वाला, क्योंकि दो चर में है ना। तो जब अगर जो हम दो को एक साथ लेंगे, दो समीकरण एक साथ लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर। जब हम एक साथ लेंगे, दो को लेंगे तो क्या होगा, पेयर मतलब जोड़ा आ जाए। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक ठो ये हो गया। तो और ये दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो ये दूसरा हो गया। तो एक साथ दोनों समीकरण लेने पर ये क्या कहला है, रैखिक समीकरण के युग्म हो गया। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर जो एक्स वाई है, उसी एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है कि एक्स और वाई का क्या वैल्यू रखें, ताकि ये जो समीकरण है जो उसके बाएं तरफ भी बराबर हो जाए और दाएं तरफ भी बराबर हो जाए। तो उसी को कहते हैं रैखिक समीकरण के हल। और आपने 8 क्लास और 9 क्लास में पढ़ा हुआ रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए, है ना। तो वही उसी पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के कितने नियम है। तो मेन रूप से 3 नियम है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के मेन रूप से 3 नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम प्रतिस्थापन विधि है। पहला नियम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। पहला नियम है प्रतिस्थापन विधि। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा नियम होता है विलोपन विधि। इसका मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और तीसरा नियम होता है ब्रजगुणन विधि। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है,
तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, उसके बाद हम विलोपन विधि सीखेंगे, उसके बाद ब्रजगुणन विधि सीखेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं ताकि समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि x + 2y = 3 और है 3x + 2y = 5। इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, ये रैखिक समीकरण के युग में है ना, तो इसको हल करना है, x y का मान निकालना है, ठीक है। तो हम तीनों विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले प्रतिस्थापन विधि लिख देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा लिखा हुआ कि कोई समीकरण के ये जो समीकरण है दोनों तो रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एग्जाम में लिखा रहेगा बगल में कि किस विधि से सोल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि ये जो पहले लिख देंगे हम। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे सबसे पहले जो पहला समीकरण है उसे लिखेंगे x + 2y = 3, ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो x वाला है उसको दाएं तरफ भेज देंगे, ठीक है, और y का मान निकालेंगे, है ना। x को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2y = 3 - x, तो y बराबर क्या होगा 3 - x/2। ये आया, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। और दूसरा समीकरण देखो ये बच गया है ना, तो इसको हमें लिखना है। तो दूसरा समीकरण दिया हुआ क्या है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 5, यही ना दिया हुआ 3x + 2y = 5। तो ये समीकरण दिया हुआ है, तो हम इसे लिख लिए हैं। अब ये जो y का मान है 3 - x/2, यहाँ पर y के जगह पर रख देंगे, है ना। जब y की जगह पर रखेंगे तो क्या होगा 3x, ये तो ऐसे ही रहेगा, +2 × y के मान क्या है 3 - x/2। तो मैंने y का मान रख दिया हूँ, बराबर में दाएं तरफ क्या y। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हल करता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि इस यहाँ पर से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 है, नहीं रहता तो अलग बात है, इसी के बाद नहीं काटते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3x इधर हो जाएगा 6 - 2x/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक। ये 1 हो गया, बराबर में 5। अब हम दोनों का एलसीएम लिखेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 2, 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम में, लसाअ में 2 में, तो भागफल 2 आएगा, तो भागफल 2 आया तो गुना करेंगे अंश में, अंश 3 है तो गुना करेंगे, क्या होगा 6x हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, और 2 से भागा देंगे लसाअ 2 में, तो भागफल 1 आएगा, तो 1 से जब इसको गुना करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 6 - 2x, यही होगा, बराबर में 5। अब क्या करेंगे कि हम इस भागा जो है इसके साथ गुना करें, 5 के साथ गुना कर देंगे, तो 5 के साथ जब गुना करेंगे तो क्या होगा, ये तो 6x रहेगा, इच रहेगा, ये भी रहेगा प्लस में 6 माइनस में 2x, तो 5 × 2 करेंगे, 5 × 2 कर देंगे, ठीक है। देखो 6 में से 2 जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, हम इधर लिख देते हैं बगल में, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, 4x हो जाएगा, और प्लस में 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, 6 था, बराबर में क्या इधर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, नहीं 5 दूनी 10। तो देखो 6 इधर है, तो बाएं तरफ जाएगा तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या होगा 10 - 6, तो 4x बराबर क्या हो गया, 10 में से 4 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। तो x के मान कितना होगा, 4 से 4 भागा देंगे तो 1 आएगा। ये 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये x का मान आ गया, अब y का मान निकालना, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब आ जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 बराबर क्या दिया हुआ, y बराबर दिया हुआ है 3 - x/2, यही ना y का मान दिया हुआ।
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x के जगह पर एक पुट करो, क्योंकि एक निकला है तो x की जगह पर एक रखेंगे तो y के मान आ जाएगा। तो देखो 3 में से 1 गया, 2/2 मतलब 1, तो x बराबर भी मान आ गया, y बराबर भी मान गया। तो यही हल हो गया, x बराबर 1, y बराबर हल क्या एक, ये हल हो गया, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक, तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूँ विलोपन विधि से। इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सोल्व करना, ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, विलोपन विधि का बता रहा हूँ। तो विलोपन विधि में सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें क्या कहता है कि x जो चर है x या y, उसमें से एक चर को हटाना है, मतलब कि डिलीट करना है। तो डिलीट कब होगा, जब दोनों का यहाँ गुणांक जो है बराबर होना चाहिए। जैसे x का गुणांक बराबर होगा तो x डिलीट होगा, और y का गुणांक बराबर करेंगे तो y डिलीट होगा। तो आपकी मर्जी है, किसी भी एक को डिलीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अनुसार जो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उसको हम डिलीट कर देंगे ताकि आसानी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डिलीट करने के लिए कि दोनों के गुणांक को बराबर करते हैं। और बराबर कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर हमको x के गुणांक को दोनों को बराबर करना है और इसको डिलीट करना है, तो बराबर करेंगे दोनों के गुणांक तभी ना डिलीट करेंगे, उसको हटाएंगे। तो सबसे पहले बराबर करने के लिए 6 और 4 का लसा कितना होता है, 12। 6 और 4 के लसा 12 होता है ना। तो हम 12 मतलब 4 से भाग देंगे, लसा में भागफल कितना आएगा, 3 है ना। तो भागफल 3 आएगा, 4 तिया 12। तो 3 से गुना करेंगे पहला समीकरण को, ये जो पहला समीकरण है उसे 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 6 से भागा देंगे लसा 12 में, तो 2 आएगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये भी 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो अब जब दोनों का गुणांक बराबर हो गया तो कैंसिल हो सकता है, तो उस तरह से भी करेंगे। लेकिन ये नियम है तो नहीं है ना कि जो इसका गुणांक है ये इसके साथ गुना कर दो, ये पहले समीकरण का जो गुणांक 4 है ये दूसरे समीकरण के साथ गुना कर दो, तो भी क्या होता है कि यहाँ जो गुणांक बराबर हो जाता है। तो हम वही सही करके देखते हैं। जैसे पहला समीकरण क्या, 4x है प्लस 7y है बराबर 11। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 6 से। ठीक है, 6 से गुना कर देंगे। पहले हम एक बार लिख देते हैं तब आसानी रहेगी। समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण 6x प्लस 5y बराबर 11, ये समीकरण 2 है। तो हम पहले समीकरण को क्या करेंगे, पहले समीकरण को 6 से गुना करेंगे। पहला समीकरण को जब 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 चौका 24x होगा ना। पहला समीकरण को जब हम 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24x, सच्चा क्या होगा, 42y बराबर, फिर इधर 6 गुना 11 करेंगे तो 6 गुना 11 क्या होगा, 66। ठीक, ये हो गया मेरा इक्वेशन। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और जब मैंने बताया था कि जो ये 6 था तो पहले वाला में गुना हुआ, तो ये 4 है तो दूसरे वाले में गुना होगा ना। तो समीकरण 2 को 4 से गुना करेंगे, तो समीकरण 2 को 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 2 को जब 4 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 छक 24x, देखो आ भी रहा, और 4 पचे 20y, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44, ये समीकरण 4 हो गया। अब देखो दोनों समीकरण क्या करेंगे, देखो 24x आ गया ना, बराबर हो गया गुणांक, जो x का गुणांक 24 है, यहाँ भी x 24 है तो बराबर हो गया। तो हम इस समीकरण को घटाएंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ पर घटाव चिन्ह है। समीकरण 3 में से 4 को जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस के चिन्ह लगेगा, ये भी माइनस के चिन्ह, यहाँ भी माइनस के चिन्ह लगेगा। तो 24 में से 24 चल गया, कैंसिल हो गया। 42 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 22y, तो 44 में से 66 में से 44 जाएगा तो कितना होगा, 66 में से 44 जाएगा तो 22 होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 22/22, 22/22 मतलब 1। ये y का मान क्या आ गया, 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। अभी y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, किसी भी समीकरण में, या तो समीकरण 3 में, या समीकरण 4 में, या समीकरण 1 में,
समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी में भी हम y का मान रख देंगे ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हाँ, तो इसमें हम छोड़ के लिखेंगे, जैसे कि 4x + 7y बराबर 4 को ही 11 को ही लिखेंगे, बस उतना ही लिखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान कितना आया, 1 आया ना, y का मान 1 आया, तो y का मान 1 रखेंगे समीकरण 1 में। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख देते हैं, क्या है 4x + 7y बराबर 11, यही ना समीकरण 1 है। इसमें हम y का मान 1 रखेंगे, तो y की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा 4x + 7 गुना y के मान 1 बराबर 11। ठीक, तो 7 गुना 1 क्या होगा 7 हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा बराबर 11, ये हो गया। अब ये अंक है तो अंक को दाएं तरफ भेजेंगे तो 11 में से 7 को घटा देंगे, इधर 4x बचा, तो 11 में से 7 गया तो कितना होगा 4, इधर 4x है। तो यहाँ से जब हम x से भागा देंगे तो 4/4 मतलब 1 आया, तो x बराबर 1 हो गया और y बराबर भी क्या आया था 1। तो यही क्या हो गया समीकरण के हल हो गया। ये क्या है समीकरण के हल, समीकरण का हल हो गया, यही है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है विलोपन विधि से। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही करना है ना, इसमें ये करना है कि जो ये 6 है, ये जो 6 है इसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे और ये 4 जो है ये नीचे वाले से गुना कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा दोनों का कोफिशिएंट 6 चौका 24 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम गुना करके बना लेंगे। तो अब हम ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के। देखो यहाँ पर हम ब्रज गुणन विधि सोल्व करते हैं, हल करते हैं कि ब्रज गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो ब्रज गुणन विधि में यही कंडीशन है कि जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है C1 और C2 है वो दाएं तरफ नहीं रहना चाहिए। अगर जो है उसको तो ज़बरदस्ती बाएं तरफ लाओ, प्लस माइनस करके बाएं तरफ लाना पड़ेगा, है ना। दाएं तरफ हमेशा 0 रहना, यही एक कंडीशन, इस बात को ध्यान रखो। दाएं तरफ हमेशा क्या रहना चाहिए 0 ही रहना चाहिए। अगर जो इधर रहता तो इसको हम बाएं तरफ लाते, ये भी अगर जो दाएं तरफ रहता है इसको बाएं तरफ लाते, तभी हल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हल हो पाएगा। हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे समझ में आएगा। तो सबसे पहले ब्रज गुणन विधि को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, x लिखते हैं, फिर लाइन बनाते हैं बराबर -y, फिर बटे 1 बटा लिख करते हैं। और देखो यहाँ पर x y z रहता है ना, तो यहाँ पर z लिखते हैं इधर, लेकिन z नहीं है, सिर्फ नंबर है, चर है 5 6 7, जो C1 C2 है कोई नंबर होगा 5 6, इसीलिए उसके लिए 1 लिखा जाता है ना। आगे क्लास में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जेड भी रहता है, जब जेड रहता है तो जेड लिखा जाता है, लेकिन नहीं है तो बस एक्स बाई काम ही चल गया। और यहाँ पर हम 1 ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर अंक है, C1 C2 जो है ना अंक है, जिसके कारण से 1 रखते हैं। अगर जो 3 वेरिएबल रहता है एक्स बाई जेड, आप वेरिएबल जेड रहता है तो यहाँ पर जेड रखते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं रखेंगे। अब देखो आपके मन में लगता है कि यहाँ पर माइनस क्यों आया, यहाँ पर प्लस क्यों आया, तो माइनस नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा मेथड अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग में थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन मेरी मान्यता है कि माइनस लिख कर सोल्व करो, हल करोगे तो बहुत अच्छी तरह से और आसान होगा। और ये कभी विधि भुलाओगे नहीं, ब्रज गुणन विधि। नहीं तो माइनस नहीं लगाओगे तो भूल जाओगे, इसलिए माइनस लगा करके ही सोल्व करो। ठीक है, तो देखो x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले x के कोफिशिएंट को ढकना पड़ता है। ठीक है, x के कोफिशिएंट को ढकना पड़ता है। और सबसे पहले इधर जो गुणांक है इसमें तो हमेशा सबसे पहले डायगोनल जो विकर्ण के है ना, इस तरह से गुना होता है, हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले इस तरह से गुना करेंगे, है ना, ऊपर के जो ऊपर वाला ऊपर से नीचे की ओर, है ना, इसको इस तरह से बाएं तरफ के ऊपर से दाएं तरफ के नीचे जाएंगे। ये बाएं तरफ के ऊपर है, ये दाएं तरफ के नीचे है। गौर से देखो ना, ये जो मैंने लाइन बनाया हूँ तो क्या ये जो मैंने ये चौकोर जैसा आयत बनाया हूँ, ये कॉपी के बाएं तरफ के ये ऊपर का है, ये नीचे का है। तो यही ध्यान रखेंगे कि एक्स के नीचे हमको लिखना है तो एक्स को ढक देंगे।
ठीक है। और हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किसको, B1 और C2 को। बाएं तरफ के ऊपर से दाएं तरफ के नीचे आएंगे, बाएं तरफ के ऊपर से दाएं तरफ के नीचे आएंगे। सबसे पहले यही लिखेंगे तो क्या होगा, तब हो जाएगा B1 इंटू C2, है ना, B1 इंटू C2 हो जाएगा। और फिर फार्मूला से, सूत्र से माइनस लिखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे B1 C2 माइनस, ये x को ढके हुए रखेंगे, इस बात को ध्यान रखो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम गुना करेंगे B2 C1, है ना, इस तरह से। इधर B2 C1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा B2 C1, ये y के कोफिशिएंट B2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, गुणांक के साथ, y का जो गुणांक B2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे C2, इस बात को ध्यान रखो, है ना। और इसी तरह से जब y के नीचे लिखना पड़ेगा तो फिर इसको y वाला ढक देंगे, y वाला ढकेंगे, है ना। जब y वाला ढकेंगे तो इधर क्या है, बाएं तरफ क्या है, A1 है, बाएं तरफ A1 है, और दाएं तरफ, इधर दाएं तरफ नीचे क्या C2 है। तो A1 गुना C2, A1 C2 होगा, फिर माइनस लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, A1 C2 गुना करेंगे, A1 C2, है ना, A1 C2 गुना करेंगे और माइनस लगाएंगे, फिर क्या होगा A2 C1, ये होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब हम एक के नीचे लिखेंगे तो C1 C2 को ढक देंगे, जब एक के नीचे लिखेंगे तो C1 C2 को ढक देंगे कांस्टेंट वाला। तो जब एक के नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, बाएं तरफ के ऊपर से किया जाता है, तो A1 गुना B2 होगा, A1 B2 और माइनस लगाएंगे, A1 B2 माइनस लगाएंगे A2 B1, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। यही नियम है, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ, बस यही नियम याद रखना है। और इसी से ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जब मैं इसको इसके साथ लेंगे तो क्या होगा, x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बटा क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। और जब मैं इसको इसके साथ लूँगा तो क्या होगा, माइनस y बटे A1 C2 माइनस A2 C1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गया। तो देखो इधर भागा में, इधर क्या होगा गुना में, तो x का वैल्यू क्या आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, ये x का वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस y बराबर हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 बटे ये A1 B2 माइनस A2 B1, ये माइनस y1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं, जिससे ताकि अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है 5x प्लस 3y बराबर 8 एंड 2x प्लस 7y बराबर 9 को ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है। ब्रज गुणन विधि से हल करना है। तो ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे तो बस वही नियम अपनाएंगे जो मैंने अभी बताया था। क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे बटा में, फिर माइनस y बटा में बराबर 1 बटा में, ठीक, ये हो गया। अब हम x के कोफिशिएंट को ढक देंगे, है ना, और हम गुना करेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो ये है समीकरण, उसको दाएं तरफ में नहीं अंक रहना चाहिए, बाएं तरफ करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस समीकरण को इस तरह से लिखेंगे, है ना। सबसे पहले बोले थे ना कि दाएं तरफ में नहीं कुछ रहना चाहिए, एकदम जीरो रहना चाहिए,
इधर भी 0 करना। तो सबसे पहले इस जो दाएं तरफ 8 है तो बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा तो क्या होगा 5x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार क्या होगा 2x प्लस 7y, ये दाएं तरफ है तो बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में 9 बराबर 0, समीकरण 2। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे x बटा करके। ठीक है, अब हम लिखेंगे x बटा बराबर माइनस वाई बटा बराबर 1 बटा। ठीक है, अब हम x को ढक देंगे, x को ढक देंगे क्योंकि मुझे x के नीचे लिखना है तो x को ढक देंगे। अब हम गुना करेंगे तो मैंने बताया था ना बाएं तरफ के ऊपर से नीचे गुना करना होता। तो 3 नमा 27 माइनस में 27 आएगा, है ना, क्योंकि माइनस में है तो 3 नमा 27 माइनस 27 गया। अब फार्मूला से माइनस लगता है, इस बात को ध्यान रखो, तो माइनस हो गया। फिर अब इसको गुना करेंगे 7 गुने 8, है ना, 7 गुने माइनस 8, तो 7 गुने 8 क्या 7 8 56, माइनस में 56 आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 56, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, 7 8 56। अब हम बाई को ढकेंगे, तो बाई को जब ढकेंगे तो क्या होगा 5 इधर 5 गुना माइनस 9, जब बाई को ढके हुए हैं तो 5 गुना माइनस 9 तो क्या होगा 9 5 45 माइनस में 45, सही माइनस फार्मूला से आता है। फिर बाई को तो ढक दिए हैं, बाई को ढक दिए हैं तो क्या होगा 2 इधर 2 है और माइनस 8 है तो 2 गुना माइनस 8 तो माइनस 16, तो माइनस 16 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखो तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम 1 के नीचे लिखेंगे तो अंक वाला को ढक देंगे, जब अंक वाला को ढक देंगे तो क्या होगा 5 गुना 7, है ना, 5 गुना 7 35 होगा, 7 5 35 माइनस फार्मूला से लगता है। फिर ये अंक वाला ढका हुआ है, फिर क्या होता है 2 गुना 3 करेंगे, 2 तिया 6, 6 हो गया। बस यही है, इसी तरह से हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x बराबर माइनस 56 माइनस क्या होगा प्लस 56, 56 माइनस 27 ये प्लस 56, इधर क्या होगा बराबर में माइनस वाई बटा माइनस 45 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर क्या होगा 29 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। 56 में से 27 घटाएंगे तो क्या आएगा 29 आएगा। x बटे 29 बराबर माइनस वाई बटे माइनस 29 होगा बराबर 1 बटे 29। तो जब हम देखो ये x बटे 29 लिखेंगे ये 1 बटा 29 के साथ तो क्या होगा, मैं इधर बगल में लिख देता हूँ। ठीक है, x बटे 29 जब बराबर करेंगे 1 बटा 29 के, ठीक है, तो क्या होगा ये भागा उधर जाके गुना होगा तो x बराबर होगा 29 गुना 1 बटा 29, तो 29 कट जाएगा तो x के मान क्या आ जाएगा, x के मान आ जाएगा 1, x का 29 कट जाएगा तो x के मान 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार माइनस बाई है, ये माइनस बाई है तो बाई तो कैंसिल हो गया, ये 29 इधर गुना करेंगे तो क्या होगा बाई बराबर 1 आ जाएगा, तो बाई बराबर 1। इस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तीनों मेथड, x बराबर 1 बाई बराबर 1 निकालने के लिए भी आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगले लेक्चर में अच्छी तरह से और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बस मैंने जस्ट बताया हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है तीनों विधि से।